हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज फूड यूट्यूब चैनल। पिछले 2-3 वीडियोस को अगर आप देखें तो मैं उसमें खासकर ये शेयर कर रहा हूं कि अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के दौरान जब मैंने अपनी आर्थिक परिस्थितियों को देखा तो उसको सुधारने के लिए मैंने क्या क्या तरीके अपनाए। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि CSC को अप्लाई कैसे किया जाता है। मैंने इसलिए अप्लाई किया कि फ्यूचर में मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाऊं। साथ ही मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने कंपनी कॉम्प्लायंस से सीखना स्टार्ट किया, जिससे मैं अपनी कंपनी के लिए जो कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहा हूं वो बचा सकूं। और इसी क्रम में मैं और कई सारी चीजें सीख रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ हम एंटरप्रेन्योर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आइडियाज पे भी काम करते रहना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नॉलेज फ्रूट का मेन इंग्रेडिएंट ऑन गोइंग लर्निंग जर्नीज है और हम उसे ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और अगर एज एन एंटरप्रेन्योर हम ऐसा चाह रहे हैं तो हमें भी ब्लॉकचेन के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ब्लॉकचेन के बारे में मालूम होना चाहिए। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट किया और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए अगर आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपसे अनुरोध भी करता हूं कि अगर आपके पास कोई इनपुट होगा तो उसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे अपनी जर्नी में यूटिलाइज कर पाऊं, मैं उससे कुछ सीख पाऊं। आइए समझते हैं कि आखिर मेरी समझ के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन जैसे कि हमारे फोन में मेमोरी कार्ड होता है, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, राइट। ऐसे ही कुछ ब्लॉकचेन का भी पर्पस है। ब्लॉकचेन का मेन पर्पस क्या है? डेटा स्टोर करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसका मेन पर्पस यही है तो आखिर ये इतने डिमांड में क्यों है? सही क्वेश्चन है। ये इतने डिमांड में इसलिए है क्योंकि इसका आर्किटेक्ट ऐसा है, इसके एल्गोरिदम ऐसे हैं कि आपका डेटा लॉन्ग टर्म तक सिक्योर हो सकता है। दूसरा अंतर यह है कि अभी जो करंट आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, दैट इज सेंट्रलाइज्ड, राइट। एंड यहां ब्लॉकचेन की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। इसमें कोई मालिक नहीं है, कोई आपको रूल नहीं कर रहा है लाइक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स में। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, जिससे मैंने भी समझा। अगर आप अपने कोई जमीन खरीदते हैं किसी, राइट, तो आप क्या करते हैं? आप उसे पैसे देते हैं, जमीन आपकी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। वो कौन है? गवर्नमेंट, राइट। आप रजिस्टर ऑफिस जाते हो, रजिस्टर ऑफिस में उस जमीन की रजिस्ट्री कराते हो, गवर्नमेंट स्टॉम्प लगाता है, ट्रांजेक्शन करता है, रजिस्टर मेंटेन करता है और वो कागज आपको देता है। जब वो कागज आपको देगा तब जाकर जमीन आपकी होती है। ऐसा है कि नहीं? इन फ्यूचर चांसेस है ना कि आपके उस पर्टिकुलर डेटा में, ट्रांजेक्शन में खिलवाड़ की जा सकती है और वो जमीन आपकी हुई ना, और आप अपनी जमीन अपनी सोच रहे हो क्योंकि डेटा तो चेंज हो चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस करंट सिस्टम में डेटा सिक्योरिटी की कमी है। और आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि लोग लोन देते वक्त अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और लोन जब नहीं दे पाते हैं, बैंक इन्वेस्टिगेट करता है तो पता लगता है कि वो उनकी जमीन है ही नहीं, मतलब डेटा चेंज हो चुका है। यही नहीं, आप अगर बैंकों में देखेंगे आपके मोबाइल में कई बार ये मैसेज आता होगा कि आपके ATM से 20,000 रुपीज ट्रांजेक्ट हो गए, या कई बार ऐसा आता होगा कि 20,000 रुपीज आ गए। होता है कि नहीं? मतलब इसमें भी ये क्लैरिटी है कि डेटा हमारा सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है। समवन एल्स मींस थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल कर रही है और डेटा जिस तरह स्टोर हो रहा है उसमें सिक्योरिटी नाम की चीज उस लेवल की नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी की खोज की और इसी खोज 1991-92 में ही हो चुकी थी। लेकिन 2009 में इसे बिटकॉइन के रूप में लॉन्च किया गया, यूटिलाइज किया गया और आज ये ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इतना विशाल रूप ले चुकी है कि सभी इंडस्ट्री इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे वो अपने डेटा को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। अब आपको अगर ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको ब्लॉकचेन के साथ साथ उसके आर्किटेक्ट को भी समझना जरूरी है। आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ब्लॉक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यह जानना जरूरी है कि ब्लॉक आखिर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यह जानना जरूरी है कि कैसे आपका डेटा इस ब्लॉकचेन में सेफ रहता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन का फॉर्मेट क्या है। जैसा कि नाम आपको दिख रहा है ब्लॉकचेन,
इसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक चेन के फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आपने ट्रेन देखा होगा, एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा, दूसरे के पीछे तीसरा डिब्बा, ऐसे ही ब्लॉकचेन में होता है, राइट। ब्लॉकचेन में भी कई सारे ब्लॉक्स, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मिलियंस ट्रिलियंस, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक चेन के फॉर्म में। अब आपका डेटा कैसे सिक्योर होता है, इसके लिए आइए जानते हैं आखिर ब्लॉक में कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज अ डेटा, राइट। और ये जो डेटा है, ये आपको डेटा के रूप में, मतलब नोट्स को डेटा के रूप में जैसा हम फीड करें वैसा नहीं दिखता है, ये नंबर्स के रूप में आता है, राइट। ये बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसे हम हैश बोलते हैं, मतलब हर डेटा का एक यूनिक कोड जनरेट होता है जिसे हम हैश बोलते हैं, राइट। अब हैश के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सो अभी आप ये जानिए कि उस पर्टिकुलर डेटा को एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी दी जाती है, इसे बोलते हैं हैश। तो ब्लॉक में दूसरी चीज क्या होती है, हैश। ये जो हाल है वो है पहले ब्लॉक का, जिसे हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। किसी भी ब्लॉकचेन के पहले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जेनेसिस ब्लॉक, जिसमें आपने 2 कंपोनेंट्स अभी तक देखे। पहला डेटा, ऑफ कोर्स डेटा इज प्राइमरी कंपोनेंट्स, एंड अब उस डेटा का हैश जो है उसकी यूनिक आईडी जो नोड्स को दिखते हैं, करेक्ट। तीसरी चीज भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं नाउन्स। इस नाउन्स को चेंज करके ही हैश जनरेट होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल अभी जानते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक में क्या क्या होते हैं। ये हाल था पहले ब्लॉक का। दूसरे ब्लॉक में 3 चीजें तो होती ही होती हैं, नाउन्स, डेटा एंड हैश। चौथी चीज क्या हो सकती है, सोचिए जरा। पहले ब्लॉक का जो हैश था ना, वो इस नेक्स्ट ब्लॉक में प्रीवियस हैश के रूप में लिंक्ड हो जाता है। जी हां, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन। ये कहीं ना कहीं आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे आपके डेटा को सिक्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। और इसी प्रकार नेक्स्ट 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 कई सारे ब्लॉक्स जुड़ते चले जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, आखिर ब्लॉकचेन में आपका डेटा सिक्योर रहता कैसे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हैश कैसे जनरेट करते हैं, नाउन्स का क्या काम होता है, टारगेट कैसे सेट होते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द ब्लॉकचेन थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, माय पर्सनल ऑनगोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एंड भूलिएगा नहीं कि अगर आपका कोई इनपुट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे अपनी जर्नी में यूटिलाइज कर पाऊं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्रूट यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके साथ लगातार अपनी ऑनगोइंग लर्निंग जर्नी को शेयर करता रहता हूं। आजकल मैं ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ पार्ट शेयर किया था जो मैं सीख रहा हूं। मैंने शेयर किया कि आखिर मेरी समझ के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन है क्या। मैंने ये भी शेयर किया था कि ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में वो कौन कौन से 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको याद होगा तो नंबर 1 एलिमेंट वाज डेटा। जी हाँ, प्राइमरी एलिमेंट इज डेटा, एंड सेकेंड प्रीवियस हैश, थर्ड इज द हैश, एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नाउन्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैश के बारे में, प्रीवियस हैश के बारे में, राइट। सो आइए जानते हैं आखिर ये हैश है क्या। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। आपने गौर किया होगा कि दुनिया में सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि क्राइम डिपार्टमेंट में पुलिस क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करती है, और वो वहां तक पहुंच भी जाती है। क्रिमिनल नहीं था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर यह पता लग गया कि आखिर कौन सा इंसान क्रिमिनल है, क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, वो मैच नहीं किए जा सकते। मैच होते भी हैं तो 60 बिलियन में कहीं एक केस, राइट। ठीक वैसा ही कुछ हैश के साथ भी है। ब्लॉकचेन के ब्लॉक में जो डेटा होता है ना, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो या फिर ऑडियो के फॉर्म में हो या फिर टेक्स्ट फॉर्म में हो, इन एनी फॉर्म, जिस भी फॉर्म में वास्तविकता में वो डेटा होता है ना, उस तरह से नोट्स को नहीं दिखता है। फिर नोट्स को दिखता कैसे? जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस वालों को वो क्रिमिनल फिंगरप्रिंट्स के रूप में दिखा ना, वैसे ही नोट्स को हमारा डेटा एक कोड के रूप में दिखता है। उस कोड में 64 कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम हैश बोलते हैं,
और ये 64 कैरेक्टर्स में 16 अल्फा न्यूमेरिक बाइनरी नंबर होते हैं, राइट? 0 से 9 और A से F मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, जहां पर ये जो A से लेकर F है ना, वो भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A means 10, B means 11, C means 12, D means 13, E means 14 and F means 15. So overall 16 alpha numeric numbers जो आपको इस 64 कैरेक्टर्स में दिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं हैश। तो हैश समझ में आ गया ना? इसी हैश के रूप में आपका डेटा नोड्स को दिखता है। अब अगर हैश समझ में आ गया तो प्रीवियस हैश भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन की जो ब्यूटी है उसके अकॉर्डिंग हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक के लास्ट डेटा का जो हैश कोड जनरेट किया गया है ना, वो ऑलरेडी लिंक हो जाता है और ये चेन के रूप में चलता चला जाता है। मींस हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का जो प्रीवियस हैश है वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, और यही रीजन है कि आपका डेटा सिक्योर और सेफ रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आखिर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी में भी क्या चांसेस हैं कि कोई आपके डेटा के साथ छेड़खानी कर सकता है, और इस चुनौती से निपटने के लिए ब्लॉकचेन ने एक प्रोटोकॉल भी बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके कारण आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। सो कीप वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, अभी तक इस ब्लॉकचेन बेसिक्स की लर्निंग की जर्नी में मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आखिर ब्लॉकचेन का आर्किटेक्ट कैसा होता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, एक ब्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं। 4 मेजर चीजें मैंने आपको बताई थी, जिसमें प्रीवियस हैश और हैश भी था। मैंने हैश के बारे में भी एक्सप्लेन किया जो मेरी समझ में आया, राइट? एंड उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो में ये शेयर करूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जहां हम कहते हैं कि हमारा डेटा सेफेस्ट एंड सिक्योर है, क्या वहां भी हमारे डेटा के साथ छेड़खानी की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंक अबाउट इट। इट इज पॉसिबल ऑल्सो। यस, आपके डेटा के साथ ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी में भी छेड़खानी की जा सकती है। अब सोचेंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। देखिए, नोड्स आप लोगों को मालूम है, नोड्स मींस जितने भी कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब कनेक्टेड हैं उस ब्लॉकचेन को लेके ना, वो उन सभी को नोड्स बोलते हैं। जरूरी नहीं कि वो माइनिंग कर रहे हो, वो माइनिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उनको नोड्स बोलते हैं। और सभी नोड्स के पास डेटा होता है। लेट्स एज्यूम किसी एक नोड्स ने चाहा कि आपके डेटा में मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, एडिट कर दिया जाए, राइट? एंड ही डिड इट। सो एक नेक्स्ट हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी, जिससे बहुत सारे नोड्स और सारे अदर नोड्स को वैलिडेट करना होता है, तभी जाकर एक ब्लॉक जनरेट होता है। ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि अगर 51% नोड्स उस बंदे के साथ आ गए और सभी ने वैलिडेट कर दिया ना, तो आपका डेटा मॉडिफाइड हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब ब्लॉकचेन इज नॉट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी, बट हियर आल्सो यू आर रॉन्ग। लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज ऐसा करने में ना उसे एटलीस्ट बहुत सारा टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये जो नोड्स है वो आपके एक जिले, आपके एक प्रदेश, आपके देश में नहीं बल्कि क्रॉस द ग्लोब है। इस पर ध्यान दीजिए। मींस देयर आर मिलियन ट्रिलियंस नोड्स इन द ब्लॉकचेन, और उसमें से 51% को अपने साथ मिलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्शियस प्रोटोकॉल है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेफ एंड सिक्योर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, ब्लॉकचेन बेसिक्स लर्निंग जर्नी का ये चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ अभी तक की मेरी जो भी लर्निंग थी, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी ब्लॉकचेन को लेकर, वो शेयर किए। जैसे कि ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में वो कौन से 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, आखिर ब्लॉकचेन में हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर कैसे होता है, आखिर कोई चांस ऐसा भी है कि हमारे डेटा के साथ इस ब्लॉकचेन में कोई छेड़खानी कर पाए या बदल पाए, और अगर ऐसा है तो उसके लिए ब्लॉकचेन का कौन सा कॉन्शियस प्रोटोकॉल है, ये सब मैंने आपके साथ अभी तक शेयर किया। साथ ही ये भी शेयर किया कि आखिर
हैश क्या होता है और प्रीवियस हैश क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं कि नया ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नया ब्लॉक क्रिएट करने की जरूरत ही क्यों है। और लॉजिक बहुत साफ और सिंपल है। इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक की कुछ कैपेसिटी होती है, राइट, कुछ साइज होता होगा। उस मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेटा जब फिल हो जाता है तो जाहिर सी बात है दूसरे ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी ना। एक और उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं, जैसे कि कोई बुक है जो मान लीजिए 20 पेज की है और इस सारे पेजेस में कोई ना कोई डेटा दिया हुआ है, और जब 20 पेज फिल हो जाएगा तो नई बुक की जरूरत पड़ेगी ना। सेम वैसे हमारे ब्लॉकचेन में भी है। हर ब्लॉक के लिए एक मैक्सिमम कैपेसिटी का साइज दिया हुआ है। जब वो साइज का डेटा फिल होता है तो नए ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्लॉक क्रिएट कैसे होता है, जिसके लिए हमें हैश के बारे में कुछ और डिटेल जानना जरूरी है। अभी तक हमने हैश के बारे में ये जाना कि ये 64 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक बाइनरी कोड होता है जो हर डेटा के लिए क्रिएट किया जाता है, राइट, हर डेटा के लिए। जैसे उस 20 पेज की बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए अलग अलग यूनिक कोड, सेम वैसे ही हर डेटा के लिए हैश क्रिएट किया जा रहा है। अब वो डेटा मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिल हो चुका है, नए ब्लॉक की जरूरत है। तो इस करंट ब्लॉक को क्लोज करने के लिए एक नए हैश की जरूरत पड़ेगी जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन ये ब्लॉक का हैश होगा। और जब ये हैश क्रिएट होगा ना तभी नया ब्लॉक जुड़ेगा। और यहां आती है माइनिंग पिक्चर में, क्योंकि नए ब्लॉक को माइन करना होता है। अब आइए जानते हैं आखिर होता कैसे। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ब्लॉक में जो 4 एलिमेंट्स बताए थे उसमें एक एलिमेंट्स नाउंस भी था। जी हां, वो नाउंस इस समय करंट ब्लॉक के हैश को क्रिएट करने में, ताकि नया ब्लॉक क्रिएट हो पाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही नाउंस है जिसके माध्यम से वो माइनर इस हैश को जनरेट करेगा। जी हां, नाउंस मींस नंबर यूज्ड ओनली वंस। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक में जो डेटा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल लेजर है। प्रीवियस हैश चेंज नहीं होगा, ब्लॉक नंबर चेंज नहीं होगा, तो आखिर चेंज क्या करेंगे? नाउंस। जी हां, ये नाउंस ही तो है जिसको माइनर लगातार चेंज करता रहता है, और तब तक चेंज करता है जब तक उसे वैलिड हैश, इस करंट ब्लॉक का वैलिड हैश नहीं मिल जाता है, तभी तो नया ब्लॉक माइन होगा। सो ये था एक बेसिक प्रोसेस कि आखिर नया ब्लॉक जरूरी क्यों है और ये नया ब्लॉक बनता कैसे है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप इसे देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमें इसके लिए इस नाउंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक को जानने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि आखिर हैश किस तरह से सेट होता है, वो कौन सा हैश होता है जो वैलिड होता है। तो ये सब जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अपने अगले वीडियो में मैं आपके साथ इन सभी चीजों पर जरूर चर्चा करूंगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन बेसिक्स की लर्निंग जर्नी के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि आखिर ब्लॉकचेन में हर बार नए ब्लॉक की ज़रूरत क्यों होती है और ये नया ब्लॉक आखिर बनता कैसे है, जिसके लिए मैंने बताया था कि हर ब्लॉक की एक मैक्सिमम साइज होती है। जी हाँ, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो मैक्सिमम साइज 1 मेगाबाइट। ऐसे ही हर ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक की अलग अलग मैक्सिमम साइज होती है। तो जब वो मैक्सिमम साइज फिल हो जाती है ना तो नए ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। और फिर नए ब्लॉक को माइन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउंस ही इस ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ माइनर छिड़खानी करता है, मींस उसे चेंज करता रहता है, और तब तक चेंज करता है जब तक उसे वैलिड हैश मिल नहीं जाता है। अब ये वैलिड हैश आखिर होता क्या है? दोस्तों, ये वैलिड हैश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर माइनर्स के लिए ब्लॉकचेन में हैश इस तरह से सेट किया जाता है कि उस माइनर्स को आखिर मेहनत खूब करनी पड़े, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट वैल्यूएबल चीजें पाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसी पर आधारित है इस बिटकॉइन के माइनिंग का कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। मींस इस हैश को इतना डिफिकल्ट बना दिया जाता है कि माइनर्स को
बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उस वैलिड हैश तक पहुंचने के लिए। इसीलिए हमें नाउंस को भी जानना जरूरी है। इस नाउंस की भी दोस्तों एक लिमिट होती है। मैं आपको नाउंस की रेंज बताता हूं, 0 to 4 बिलियन, जो कि 32 बाइट्स की स्पेस उस ब्लॉक में घेरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 to 4 बिलियंस रेंज अगर है तब तो बहुत आसान है उस वैलिड हैश तक पहुंचना। जी नहीं, माइनर्स को इस रेंज के अलावा भी और ज्यादा नाउंस रेंज की एक्सपेक्टेशन होती थी, क्योंकि एक 40 सेकेंड्स में एक मॉडेस्ट माइनर 4 बिलियन नाउंस रेंज यूज कर सकता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है, 4 बिलियंस प्रैक्टिस के बाद, नाउंस को बदलने के बाद भी उसे वैलिड हैश नहीं मिलता है। जी हाँ, क्योंकि इस वैलिड हैश में थोड़ा सा खेल है। वैलिड हैश का जो टारगेट है ना, वो बड़ा अजीबो गरीब है। उसमें क्या होता है, टारगेट का पूल सेट किया जाता है जिसमें सबसे कम मीन सबसे ज्यादा लीडिंग जीरोज वाले हैश होते हैं ना, उसको टारगेट दिया जाता है। मीन्स सबसे ज्यादा लीडिंग जीरो वाले हैश, ये बड़ा मुश्किल है। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट हैश वैल्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम यही हैश वैल्यू एक टारगेट हैश होती है हर माइनर्स के लिए। और इसको अचीव करना इतना आसान नहीं। मैंने बताया ना, 4 बिलियन टाइम्स अगर वो नाउंस को चेंज कर रहा है फिर भी नहीं पाता है। मैं आपको बता दूं, इस हैश को पाने के चांसेस जो है ना 0.0019 टाइम्स 01% है, मात्र इतने। तो एक दिक्कत और है, अगर ये नाउंस रेंज 0 to 4 बिलियन ही है तो आखिर माइनर्स करेगा क्या? क्योंकि एक बार में मान लीजिए उसने 4 बिलियन नाउंस यूज कर लिया, फिर तो उसकी मेहनत बेकार गई, एनर्जी बेकार गया, टाइम बेकार गया। अब वो क्या करेगा? और तब आती है टाइम स्टैम्प पिक्चर में। जी हाँ, इस ब्लॉक में 4 एलिमेंट के अलावा 5वां एलिमेंट भी है जिसे हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। ये टाइम स्टैम्प जो है 1970s के जनवरी से टाइम्स को फॉलो कर रहा है, सेकेंड्स को फॉलो कर रहा है, और ये लगभग हर प्रोग्रामिंग में आपको मिलेगा। टाइम स्टैम्प का खेल क्या है, इसमें टाइमर सेट किया जाता है हर सेकेंड पे। लेट्स अज्यूम एक माइनर 1 सेकेंड में मान लीजिए 2 बिलियन नाउंस रेंज यूज कर चुका है, नाउंस बदल चुका है, फिर भी उसे हैश नहीं मिला है। तो 1 सेकेंड टाइमर के बाद सारा ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका होता है, और वो उस पर्टिकुलर जो यूज किए हुए नाउंस रेंज है उसको फिर से यूज कर सकता है। और इस टाइम स्टैम्प की मदद से माइनर लगातार माइन करता है, मींस नाउंस को चेंज करता रहता है अपने वैलिड हैश, सेट टारगेट हैश तक पहुंचने के लिए। याद रखिए, ये टारगेट हैश ज्यादातर लीडिंग जीरो के साथ होता है। जितना ज्यादा लीडिंग जीरो होगा उतना टफ उस हैश को पाना होगा। तो ये था पूरा नाउंस रेंज और वैलिड हैश के बीच का संबंध और टाइम स्टैम्प का इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से माइनर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक लिबर्टी मिलती है कि वो बार बार नाउंस को कैसे चेंज कर सकता है जब तक उसे वैलिड हैश न मिल जाए। और इस तरह नया ब्लॉक माइन होता है, और यही नहीं, उस माइनर को अवार्ड भी मिलता है, आखिर उसने इतनी मेहनत जो करी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आखिर हर सेकंड के बाद टाइम स्टैम्प के जो टाइमर लगा हुआ है उसके हर सेकंड के बाद जो वैल्यू नाउंस वैल्यू एक माइनर यूज करता है वो आखिर कैसे फिर से रीयूजेबल हो जाती है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ऑब्जर्व करते रहिए हमारी ऑनगोइंग लर्निंग जर्नी। और अगर आपका वैल्यूएबल फीडबैक हो तो जरूर शेयर कीजिए ताकि हम और इंप्रूवमेंट करते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ हैश के बारे में और डिटेल में चर्चा की थी। जी हाँ, किस हैश के बारे में? डेटा के हैश के बारे में नहीं, बल्कि उस ब्लॉक के हैश के बारे में। जब ब्लॉक का मैक्सिमम साइज फिल हो चुका होता है तो क्या होता है, नए ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। मींस नया ब्लॉक माइन करना होता है, और उसे माइन करने के लिए करंट ब्लॉक को क्लोज करना होगा। करंट ब्लॉक को क्लोज करने के लिए एक वैलिड हैश को अचीव करना होता है। माइनर्स को एक्चुअली टारगेट मिलता है उस वैलिड हैश को अचीव करने के लिए, जिसको वो नाउंस के सहारे अचीव करता है। और मैंने आपको बताया था कि नाउंस की रेंज क्या होती है। अगर आपको याद हो, नाउंस की रेंज 0 to 4 बिलियन होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि 0 to 4 बिलियन बहुत सफिशिएंट नहीं होता है किसी माइनर के लिए एक वैलिड हैश तक पहुंचने में। नहीं, ये भी बहुत कम होता है, क्योंकि मॉडेस्ट माइनर जो होता है ना 40 सेकेंड्स में 4 बिलियन नाउंस को यूज कर सकता है। और इसके लिए मैंने आपको यह भी शेयर किया था कि टाइम स्टैम्प इज अ बिग सोल्यूशन। इस टाइम स्टैम्प के माध्यम से 1 सेकेंड पर सेकेंड का टाइमर लगा दिया जाता है, जिससे
पर सेकेंड बाद उस पूरे ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और वो यूज किया हुआ नाउंस माइनर दोबारा से यूज कर सकता है। इस प्रकार वो लगातार नाउंस यूज करता रहता है जब तक उसे उसका वैलिड हैश मिल नहीं जाता है, राइट। अब एक दिक्कत यहां पे और है, ये जो माइनिंग है ना, ये अकेले नहीं होती है। जी हां, अकेले आपके पास कितनी प्रोसेसिंग पावर है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, और मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो माइनिंग का ही काम करते हैं और उनके पास एक कंपाउंड प्रोसेसिंग पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है। अगर आप अकेले करेंगे तो मेरे ख्याल से वो वेस्ट जाएगी, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी। और इसी के लिए एक सिस्टम और है ब्लॉकचेन में, इसे बोलते हैं माइनिंग पूल, राइट। यहां पर माइनर्स माइनिंग पूल को ज्वाइन करता है। ये माइनिंग पूल इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कवर करती है। तो यहां पर माइनर्स अपने लिए नहीं माइन करता है बल्कि उस पूल के लिए माइन करता है, और उसे अगर मान लीजिए वो माइन कर ले गया तो उसे रिवार्ड सिस्टम है, वो उसकी प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो भी एनर्जी इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। अब यहां पर एक कैच है, वो क्या? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक अकेला मॉडेस्ट माइनर उन सारे नाउंस रेंज को विद इन 40 सेकेंड यूज कर सकता है, एक अकेला मॉडेस्ट माइनर। और यहां पर तो मैं एक माइनिंग पूल की बात कर रहा हूं। अब आप सोचिए, एक अकेला मॉडेस्ट माइनर अगर 40 सेकेंड लेता है तो पूरा माइनिंग पूल जिसके पास एक कंपाउंड पावर है, कंपाउंड एनर्जी है, वो कितना देर लेगा उन सारे नाउंस रेंज को फिनिश करने में? मेरे ख्याल से उस टाइमर की सुई स्टार्ट भी नहीं होगी और वो 4 बिलियन नाउंस रेंज फिनिश। अब वो माइनिंग पूल क्या करेगा? क्या उस पूरे 1 सेकेंड का वेट करेगा और अपनी इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वेस्ट कर देगा? नहीं, बल्कि इसका एक समाधान है। वो समाधान क्या है? मेम पूल। अबे मेम पूल क्या है? मेम पूल भी ब्लॉकचेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी ब्लॉक में जो डेटा है वो आखिर कहां से आता है, इस पर गौर करने की जरूरत है अगर हम मेम पूल को समझना चाह रहे हैं। तो ब्लॉक को माइन करने में अमूमन कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स। किसी भी माइनर को 10 मिनट्स लग जाते हैं। तो क्या ट्रांजैक्शन रुकी रहती है 10 मिनट्स तक? एकदम नहीं, वो तो होती रहती है। फिर एक ट्रांजैक्शन कहां स्टोर होती है? मेम पूल में, राइट। मेम पूल में सारी ट्रांजैक्शन स्टोर होती है। इस मेम पूल में होता क्या है? वो ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन फी। फी क्यों? ये कस्टमर अपने हिसाब से एक फी डिसाइड करता है कि अगर कोई माइनर उसका ट्रांजैक्शन उठाता है ब्लॉक माइन करने के लिए तो एक फी वो देगा। तो माइनर के पास एक लिबर्टी होती है उस मेम पूल में से अपने पसंद का ट्रांजैक्शन उठाने का, राइट। अब वो कौन सा ट्रांजैक्शन उठाएगा? अगर मैं माइनर हूं तो जाहिर सी बात है मैं हाईएस्ट जो फीस उसमें दी हुई है उन सारे ट्रांजैक्शन को उठाऊंगा। ऐसे ही सभी माइनर करते भी हैं, राइट। अब उन सारे जितने भी हाईएस्ट जो ट्रांजैक्शन फी दी हुई थी उनको उठाया, उस ब्लॉक में डाला अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक कैपेसिटी, राइट। और उसने फिर उन सारे नाउंस रेंज को यूज करना स्टार्ट किया। लेट्स एज्यूम जैसे ही 1 सेकेंड स्टार्ट होता है तो क्या हुआ? मींस उसके सारे 4 बिलियन नाउंस यूज हो गए, राइट। अब क्या करेगा? यहां पर एक चीज और आती है दिमाग में, ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन तो है कि डेटा इस हिसाब से हाईएस्ट ट्रांजैक्शन फी वाले सेट हैं, आपका प्रीवियस हैश सेट है, राइट। एवरीथिंग इज देयर, टाइम स्टैंप लगा हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पर माइनर को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है अगर उसे उस सेकेंड, पूरे सेकेंड तक वेट नहीं करना है, बिकॉज उसका नाउंस रेंज तो विद इन स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ही खत्म हो गया। अब वो ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि अपने ब्लॉक में जो उसने हाईएस्ट ट्रांजैक्शन फी वाले सारे ट्रांजैक्शन उठाए थे ना, उसमें से लोएस्ट ट्रांजैक्शन फी वाला ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक से हटाएगा और मेम पूल से जो अभी करंट में सबसे हाईएस्ट ट्रांजैक्शन फी वाला ट्रांजैक्शन है वो इस ब्लॉक में ऐड करेगा, जिसके द्वारा पूरे ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका होगा। मींस अब जो वो सेकेंड स्टार्ट होते ही सारे नाउंस यूज कर चुका था उसे दोबारा से
यूज करने का फ्रीडम मिल जाएगा और इस प्रकार वो ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके बार बार नाउंस को ट्राई करेगा जब तक उसे वैलिड हैश मिल नहीं जाता। तो ये प्रॉब्लम भी यहां सॉल्व हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आखिर डिफिकल्टीज को कैसे चेक करते हैं, मींस माइनिंग डिफिकल्टीज को कैसे चेक करते हैं, कैसे मेमपूल काम करता है, कौन कौन से हार्डवेयर एक माइनर यूज करता है, आखिर हैश रेट क्या होता है। अगर मैं माइनिंग पूल की बात करूं तो उसका हैश रेट क्या हो सकता है, ये सब आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसलिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारी ऑनगोइंग लर्निंग जर्नी। दोस्तों, पिछले 6-7 वीडियोस में मैंने आपके साथ अपने ब्लॉकचेन बेसिक्स की लर्निंग जर्नी को शेयर किया, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि आखिर ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका रोल क्या होता है, आखिर मेमपूल क्या होता है, मेमपूल की मदद से कैसे माइनिंग पूल नाउंस रेंज को यूटिलाइज करते हुए नए ब्लॉक्स को माइन करते हैं, एक माइनिंग पूल को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है एक नए ब्लॉक को क्रिएट करने में, एक माइनिंग पूल को आखिर नए ब्लॉक को माइन करने के लिए टारगेट कैसे सेट किया जाता है, इन सब बातों पर मैंने आपसे चर्चा करी, अपनी लर्निंग को शेयर किया। लेकिन इस लर्निंग जर्नी के दौरान मेरे दिमाग में एक चीज है कि अगर मैं ब्लॉकचेन को और अच्छे से समझना चाहता हूं ना, तो मुझे क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी को भी समझना जरूरी है। और जिसके अंतर्गत मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन भी चल रहे थे कि इस माइनिंग प्रोसेस के दौरान जो ट्रांजेक्शन फी नाम का वर्ड आया था, वो आपकी ट्रांजेक्शन फी आती कहां से, माइनर्स को कैसे मालूम चलता है कि इसमें इतनी ट्रांजेक्शन फी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया कि आखिर बैंकिंग कॉन्सेप्ट और ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट अलग अलग कैसे हैं, ट्रांजैक्शन तो दोनों में हो रहा है। फिर मैंने गौर किया कि बैंकिंग सिस्टम में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो आपके पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं, ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो सच अकाउंट नंबर। और बैंकिंग सिस्टम में जब हमारे पास पैसे आते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, तो हमारे अकाउंट में वो सम के रूप में दिखता है। मींस अगर हमें किसी सर्विसेज को खरीदना है, किसी प्रोडक्ट को खरीदना है, तो हम करते क्या है, अपने अकाउंट के उन सम टोटल में से पैसे निकालते हैं। मतलब वो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वो टोटल अमाउंट में चेंज हो चुकी होती है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक लाइव रहता है जब तक उसे आउटपुट के रूप में चेंज ना किया गया हो, मींस उसे यूटिलाइज ना किया गया हो। लेट्स टेक एग्जांपल, किसी ब्लॉकचेन में आपके पास 4 लोगों ने एक एक बिटकॉइन दिया है। ए ने एक बिटकॉइन, बी ने एक बिटकॉइन, सी ने एक बिटकॉइन और डी ने एक बिटकॉइन, मींस 4 बिटकॉइन। और आपको अभी 2.5 बिटकॉइन की कोई चीज खरीदनी है, समझिएगा इसे। तो आप करते क्या है, इन चारों ट्रांजैक्शन में से ट्रांजैक्शन उठाते हैं। सो आपको ए, बी, सी और डी से एक एक बिटकॉइन आया हुआ है। सो आपको 2.5 बिटकॉइन चाहिए। अब आपको करना क्या है, उन ट्रांजैक्शन में से ए, बी और सी ट्रांजैक्शन को आप इनपुट के रूप में उठाओगे, राइट। अब उसमें से 2.5 आप किसको दोगे, जहां से आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदना हो उसे। समझ में आ रहा है ना। अब बचा कितना, 0.5। वो 0.5 बिटकॉइन क्या होगा, क्या वो ऐसे बना रहेगा, नहीं, वहां पर कोई भी बिटकॉइन अनयूज नहीं छोड़ सकते आप, मींस आपको उस 0.5 को भी यूज करना पड़ेगा। अब आप कैसे करेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज तो खरीदनी नहीं है, फिर आपको करना क्या है, आपको उसे बैक टू योर सेल्फ ट्रांजेक्ट करना है, मींस आप उसे दोबारा खुद को देंगे और वो ट्रांजेक्शन वहां पर दिखेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन हैपेंस इन द ब्लॉकचेन। सो एक तो ये 1.5 बिटकॉइन एज अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट में दिख रहा है। दूसरा, जो हमने प्रोडक्ट खरीदा, मींस जिससे खरीदा उसको भी दिया ना, तो अब उस बंदे के लिए वो 2.5 बिटकॉइन क्या हो गया, अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटकम, राइट। सो दिस इज द टर्म्स UTXO, जिसे हम बोलते हैं UTXO, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज और जानते हैं कि आखिर ट्रांजेक्शन फी कहां से आती है। अगर हमने उस 0.5 बिटकॉइन को छोड़ दिया होता ना, तो वही हमारा ट्रांजेक्शन फी हो जाता है। और इस तरह जितने भी अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट होते हैं ना, वो सब इस ब्लॉकचेन के वैलेट में जाते हैं, राइट। ये वैलेट में भी और वैलेट की तरह नंबर्स नहीं होते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज UTXO है,
मीन्स अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट जो है ना, उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप और जगह वैलेट को देखोगे तो उसमें नंबर्स होते हैं, अमाउंट होते हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग ऑफ द डे। आगे हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे भी आपके साथ इस क्रिप्टोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी सीखूंगा शेयर करता रहूंगा, जो एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जो लर्निंग शेयर की थी वो थी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस के बारे में कि आखिर ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कैसे बैंकिंग सेक्टर का ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन सिस्टम के ट्रांजैक्शन से डिफरेंट है। लेकिन जहां पर भी ट्रांजैक्शन का जिक्र होता है ना, वहां प्राइवेसी जरूर दिमाग में आती है। और इसी को समझने के लिए मैं इसके डीप इनसाइड में गया कि आखिर ब्लॉकचेन में ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है इसमें प्राइवेसी कैसे बरकरार रहती है, और उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस प्राइवेसी को समझने के लिए हमें खासकर दो चीजें जाननी अति आवश्यक है, जो है प्राइवेट की और पब्लिक की। तो आइए समझते हैं पहले प्राइवेट की क्या होता है। प्राइवेट की, अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर काम करते हो ना, तो सबसे पहले आपको प्राइवेट की असाइन होती है, राइट। ये प्राइवेट की ठीक उसी तरह है जैसे आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड। नेट बैंकिंग के लिए आप पासवर्ड यूज करते होंगे ना, जो केवल और केवल आपके पास होता है। ठीक वैसे ही ये प्राइवेट की केवल और केवल आपके पास होनी चाहिए। इट इज ओनली फॉर यू, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, राइट। तो दिस इज प्राइवेट की। और दूसरा पब्लिक की। इसी प्राइवेट की के जरिए हम पब्लिक की क्रिएट करते हैं। पब्लिक की कैसे? जैसे बैंक अकाउंट नंबर। जी हाँ, अगर आपको किसी से पैसे मंगाने हैं या पैसे देने, तो इसी अकाउंट से तो ट्रांसफर करते हैं ना। तो ये जो पब्लिक की है वो आपका एज एन अकाउंट नंबर है। समझ में आ गया ना। और इन्हीं दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइवेसी मेंटेन करने में। आइए समझते हैं कैसे। ये जो प्राइवेट की है ना, ये ज्यादातर क्या, हमेशा उस मैसेज को, जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को 10 रुपीज दिए, राइट। सो एक्स क्या करता है, एक सिग्नेचर देता है प्राइवेट की के जरिए उस मैसेज से अलाइन होते हुए। तो एक हेक्साडेसिमल कोड तैयार होता है और वैसे ही वो पूरे ब्लॉकचेन में फ्लोट करता है। आर यू गेटिंग मी? मीन्स जो मैसेज आया, एक्स ने वाई को 10 रुपीज दिए। अब एक्स ने उसको अपनी प्राइवेट की के साथ उस मैसेज को सिग्नेचर किया, जो हेक्साडेसिमल कोड में चेंज हो चुका है। एंड दैट्स फ्लोट इन एवरी ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन। समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे अगला बंदा वेरीफाई करेगा कि एक्स ने ही वाई को पैसे दिए। तो वहां पर पब्लिक की आपकी पिक्चर में आती है। पब्लिक की के जरिए इस ब्लॉकचेन में एल्गोरिदम होता है कि वो वेरीफाई कर सकता है कि ये पैसे क्या आपने ही दिए हैं और ये साइन क्या आपका ही है, क्योंकि जो मैसेज है उसमें आपके प्राइवेट की और सिग्नेचर्स दोनों इन्वॉल्व हैं, उसको मिलाकर वो कोड बना हुआ है, राइट। सो उस पब्लिक की के जरिए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो वेरीफाई करता है, और जैसे ही वेरीफाई करता है उसमें यस और नो ये ऑप्शन लिख के आ सकता है। तो जैसे ही यस आएगा, मीन्स उस एक्स ने ही वाई को वो पैसे ट्रांसफर किए और एक्स ने ही वो साइन किया है। एक्स का ही वो, समझ लीजिए, मैसेज जो है प्राइवेट की के साथ सिग्नेचर किया हुआ है। दैट इज कॉल्ड द होल प्रोसेस। ऐसे ही प्राइवेसी बरकरार रहती है। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है। कई लोग इस पब्लिक की को एक्चुअली एड्रेस मान लेते हैं। जी नहीं, ये पब्लिक की एड्रेस नहीं है, बल्कि इस एल्गोरिदम में SHA 256 में एक एड्रेस का ऑप्शन है, जिससे आपकी प्राइवेसी और बरकरार रहती है। क्योंकि ये प्राइवेट की और पब्लिक की इस तरह इलेक्ट्रिक फंक्शन से कनेक्टेड हैं कि बार बार पब्लिक की शेयर करने से कोई भी आपके प्राइवेट की को एक बार ट्रैक कर सकता है, अगर वो स्मार्ट है तो। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पब्लिक की सबके साथ शेयर करना है। जी हाँ, शेयर करना है, लेकिन आपको पब्लिक की शेयर करने की जरूरत तभी है जब आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, राइट। आपको जब कोई पैसे भेज रहा हो तो पब्लिक की शेयर करने की जरूरत नहीं है। इस एड्रेस को शेयर करने की जरूरत है। आप एड्रेस शेयर कर सकते हैं, ना कि पब्लिक की। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कैसे हार्ड फॉर्किंग, सॉफ्ट फॉर्किंग काम करती है, किस चीज के लिए काम करती है। शायद उससे पहले मैं ये भी शेयर करूंगी कैसे
ब्लॉक की साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, क्या एक्चुअली में करते हैं या कुछ और होता है? इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ यह शेयर किया था कि कैसे किसी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस के दौरान प्राइवेसी मेंटेन रहती है। मैंने आपसे शेयर किया था कि आखिर प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या होती है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आखिर एड्रेस और पब्लिक की अलग अलग कैसे हैं, ये सब शेयर किया। और इसी क्रम में जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है कि ब्लॉक की साइज तो लिमिटेड होती है, तो डेटा जो होंगे वो भी उसी हिसाब से उसमें आएंगे। लेकिन क्या किसी ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाए जा सकते हैं? और अगर बढ़ाए जा सकते हैं तो कैसे? क्योंकि एक ब्लॉक में 5-6 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाउंस हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, प्रीवियस हैश हो गया, ये सभी होते हैं और ये सभी कुछ ना कुछ जगह घेरते होंगे और उसके बाद जो जगह बचती है उसमें डेटा आता है, मींस ट्रांजैक्शन उसमें आता है। अब अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाने तो करना क्या होगा, जिसे समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई यूजर जब ट्रांजैक्शन करता है ना तो वो अपने प्राइवेट की के जरिए उस मैसेज पर सिग्नेचर करता है। जैसे कि एक्स ने वाई को 10 बिटकॉइंस ट्रांसफर किए तो एक्स क्या करेगा, अपने प्राइवेट की के जरिए उस मैसेज पर सिग्नेचर करेगा और तब ये जो मैसेज है ना वो हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हेक्साडेसिमल कोड मैं आपको बता दूं एक ब्लॉक में करीबन 62% जगह घेरता है। तो अगर हम इस हेक्साडेसिमल कोड को, जो कि हमारा सिग्नेचर है, हटा दें तो सोचिए कितना स्पेस उस ब्लॉक में हो सकता है और कितनी और ज्यादा ट्रांजैक्शन एकोमोडेट हो सकती हैं। और ये पॉसिबल है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेगविट, सेग्रीगेशन ऑफ विटनेस। जी हां, ये हेक्साडेसिमल सिग्नेचर ही तो है जो उस पर्टिकुलर यूजर का ट्रांजैक्शन का विटनेस है। और इस विटनेस को जब हम हटाते हैं तो इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ विटनेस, सेगविट। और इस तरह हम किसी ब्लॉकचेन में उतना स्पेस क्रिएट करके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कैसे हार्ड फॉर्किंग और सॉफ्ट फॉर्किंग इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प करती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो लर्निंग शेयर की थी वो थी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस के दौरान प्राइवेसी कैसे मेंटेन रहती है, क्या होती है आखिर पब्लिक की, क्या होती है प्राइवेट की, कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे कोई ट्रांजैक्शन पब्लिक की के जरिए वेरीफाई होता है, क्या ट्रांजैक्शन रिसीव करते समय भी पब्लिक की का शेयर करना जरूरी है और नहीं तो ऑप्शन क्या है। और तब मैंने एड्रेस के बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे एड्रेस और पब्लिक की अलग अलग चीजें हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को रिसीव करते समय हम पब्लिक की को ना शेयर करते हुए एड्रेस को शेयर करते हैं और अपनी प्राइवेसी सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज करते हैं, मींस पब्लिक की और एड्रेस शेयर करते रहते हैं जिसका प्राइवेट की एक ही है, तो हैकर के पास चांस होता है कि वो आपके पैटर्न को कैच कर सके और आपके प्राइवेट की तक पहुंच जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया इनोवेशन बीच में आया जिसको हम बोलते हैं BIP, बिटकॉइन इंप्रूवमेंट पर्पस, जिसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, हायरार्किकली डिटरमिनिस्टिक वैलिड। इसमें होता क्या है, इसमें आपको एक मास्टर प्राइवेट की अलॉट होती है, जिस मास्टर प्राइवेट की के जरिए आप कई डिफरेंट प्राइवेट की जनरेट कर सकते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए। अब अगर आप पब्लिक की और एड्रेस कई बार शेयर करते हैं तो हैकर के पास बहुत कम चांस होता है उस पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि आपकी प्राइवेट की भी बार बार चेंज हो रही है ना कमाल की प्राइवेसी सिस्टम। और इस पर्टिकुलर सिस्टम ने कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि अगर वो अपने संस्था में इस ट्रेडिशनल करेंसी को रिप्लेस करके क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करना चाहते हैं तो इस SG वैले के सारे आराम से कर सकते हैं कि इस SG वैले में उन्हें मास्टर प्राइवेट की अलॉट होगा जो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के HOD के पास हो सकता है। और उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट का HOD अलग अलग डिवीजन सेट को ये प्राइवेट की दे सकता है जिसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन करेंगे। और किसी भी डिवीजन सेट को ये नहीं मालूम चलेगा कि और डिवीजन सेट्स कहां खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में चीज और आई कि अगर ऑडिट होना होगा तो कैसे होगा, जिसके लिए इस मास्टर प्राइवेट की के जरिए हम मास्टर पब्लिक की भी जनरेट कर सकते हैं जो ऑडिटर को दे दी जाती है, जिससे वो ये देख सकता है कि आखिर कौन सा फंड कहां से आया, फंड कहां से गया, ये सब चेक कर सकता है।
क्योंकि फंड कहां से आया और कहां से गया इसके लिए पब्लिक की और एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट की नहीं पड़नी है। तो उस मास्टर पब्लिक की के जरिए वो जितनी भी पब्लिक की जनरेट हुई है उसे वेरीफाई कर सकता है, एड्रेस को वेरीफाई कर सकता है। इस तरह ऑडिटिंग प्रोसेस भी बड़ा स्मूथ जा सकता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक नया सुनहरा मौका है इस एसडी वैल्यू को समझने के लिए, मास्टर प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और अपने संस्था में लॉन्च करने के लिए, जिससे आपकी संस्था इस बदलते युग में एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। क्योंकि आज के टाइम पे जिसने ब्लॉकचेन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, इस क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया, वो जाहिर सी बात है इस रेस में पीछे नहीं रहने वाला। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन क्या होता है, कैसे हम इस प्राइवेसी सिस्टम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी तक की ब्लॉकचेन लर्निंग जर्नी में मैंने आपके साथ डेटा और ट्रांजैक्शन, इन्हीं दोनों विषयों पर अपनी लर्निंग शेयर की। आज मैं आपके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने वाला हूं। जी हां, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी ब्लॉकचेन का। इसे समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। आप सभी ने ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की देखी होगी, राइट? एक हायरार्की फॉलो होती है, सीईओ, देन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एचओडीज, फिर उनके नीचे मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड सो ऑन। और ये जो पूरी हायरार्की होती है ये कॉमन विजन के लिए काम करती है और इन सभी के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, मींस रूल सेट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एक टारगेट मिलते हैं, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे रूल्स जो इन सभी को दिए जाते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। सेम वैसे ही ब्लॉकचेन में भी, इस पूरे ब्लॉकचेन में हमें कहीं भी रूल सेट करना है, हमें कंडीशन सेट करना है तो कोड रन करना पड़ेगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही होता है। और यकीन मानिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पूरी दुनिया चेंज करने वाली है। जी हां, इस ब्लॉकचेन में जब मैंने इसे समझा तो मुझे आने वाले टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिख रहा था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनलेस होने वाले हैं या बहुत ही कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर काम करने वाले हैं। क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये इन सभी को रिप्लेस कर देगा टेक्नोलॉजी से। जो भी ह्यूमन एफर्ट्स कर रहा था ना, उन पूरे रूल्स को, रेगुलेशन को सेट करने में, विजन को पूरा करने में, वो सारा काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। और ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहा होगा, जहां पर कोई भी हायरार्की किसी वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स के होने या ना होने से उस कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मींस वो चलती रहेगी। ऐसे में बात करूंगा, कोई कंपनी है जो कई और जगह भी अपनी सर्विस को स्टार्ट करना चाहती है, तो उस ब्लॉकचेन में जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं ना, वहीं पर उसे वो सारे कोड्स ट्रांसफर करने होंगे जो प्रेजेंट पर्टिकुलर सिस्टम में है। और ये पॉसिबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। जी हाँ, इस ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हर चीजों को चेंज करके रख देगा, पूरी की पूरी तरह से ऑटोनोमस कर देगा। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना कि आखिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है? ये किसी ब्लॉकचेन में रूल्स को सेट करने या किसी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम कोड रन करते हैं, जो कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ही रन होता है। और इसे समझते समय मेरे दिमाग में एक व्हाइट पेपर भी आया। व्हाइट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर ब्लॉकचेन को एक व्हाइट पेपर लॉन्च करना होता है। व्हाइट पेपर इज ऑल अबाउट द इंटेंशन, द कल्चर, द विजन, एवरीथिंग। किस बिहाफ पे आप काम करने वाले हो, किस पर्पस के लिए ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रहे हैं कि 5-6 साल बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, या एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उन्हें लगता है कि यार ब्लॉकचेन तो अभी 5 से 10 साल बाद अपना रंग दिखाएगा, तब तक तो मजे लेने दो, ऐसे ही चलने दो। मैं आपको बता दूं, आज अभी से आप इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के इंपॉर्टेंस को समझिए, फ्यूचर को समझिए और अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप इस रेस में नंबर 1 हो पाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में एक चीज बड़ी कमाल की, हमारे देश में ज्यादातर लोग, खासकर युवा, उन चीजों पर
चर्चा करता है, उन चीजों पर बातचीत करता है, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जो उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, जिस पर वो काम भी नहीं कर रहा है। और इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इस समय सोशल मीडिया पर आप भारतीय टीम की आलोचना देख सकते हैं। जी हां, हर तरफ लोग भारतीय टीम को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और उन सभी लोगों में जो आलोचना कर रहे हैं, अगर मैं 20% लोगों को हटा देता हूं, जिन्हें हालांकि क्रिकेट खेलना अच्छा आता है, जो क्रिकेट डोमेन में है, स्पोर्ट्स में है, लेकिन 80% लोग क्रिकेट के नाम पे जीरो मैं कह रहा हूं जीरो जानते हैं। मींस कभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि वो खेलेंगे, लेकिन आलोचना अगर आप देखेंगे तो लग रहा है वो उनके गुरु हैं। अरे भाई, जो क्रिकेट खेल रहा है उसको भी बेहतर मालूम है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपसे ज्यादा उसे बेइज्जती का एहसास होगा। लेकिन हमारी तो आदत है हर उन चीजों पर बातचीत करना जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और यह भी एक कई वजहों में एक वजह है, छोटी सी वजह है, जिससे हमारा भारत देश काफी पीछे चल रहा है। और ये आप अपने दैनिक जीवन शैली में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ज्यादातर परेशान किस चीज को लेकर होते हैं? जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के साथ हो या ऑफिस कलीग्स के साथ हो, कहीं भी हमारे जीवन शैली में हम सबसे ज्यादा परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम उन चीजों पर कंट्रोल करते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अरे उनको भी कुछ काम करने दीजिए, वो भी हारे हुए हैं, उनको मालूम है कि कैसे जीतना है, क्या चीज करनी है। हमें केवल अपने एक्सपर्टीज, अपने काम पर ध्यान देना होगा अगर हम भारत देश को इस विश्व में, इस 21वीं सदी में सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन लर्निंग जर्नी के पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और व्हाइट पेपर के बारे में अपनी लर्निंग शेयर की थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करने में सपोर्ट करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी लर्निंग शेयर करने वाला हूं। जी हां, अगर आप ब्लॉकचेन सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं, तो आपको इस हार्ड फॉर्किंग और सॉफ्ट फॉर्किंग इन दोनों के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। आखिर ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, इन दोनों का रोल क्या है, और मैं आपको आज ये दोनों चीजें एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं। मान लीजिए एक ब्राह्मण परिवार है जिसमें 2 युवा है और दोनों युवा मेल है, और इस परिवार का कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, सादे मसाले वाले खाने खाना, और इसको सभी लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, राइट? अब कुछ सालों बाद इन दोनों युवाओं की शादी हो जाती है और इन दोनों युवाओं की बीवियां, जिनके अलग अलग रूल्स हैं। मान लीजिए बड़े वाले युवा की बीवी का कहना है कि वो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती है, वो 6 बजे उठेगी। वो सादे मसाले वाला खाना नहीं खा सकती, उसको मसालेदार खाना चाहिए। तो इन सारे रूल्स रेगुलेशन में जब अपग्रेड हो रहा है तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने किसी तरह से इसे अडॉप्ट किया। शुरुआत में तो नहीं किया, लेकिन कैसे करके इसे अडॉप्ट कर लिया। अब छोटे वाले युवा की जो बीवी थी उसका तो अजीब सा कहना था। उसका कहना था कि मैं बिना नॉनवेज के रह ही नहीं सकती हूं, मैं तो शॉर्ट कपड़े में ही कंफर्टेबल फील करती हूं, जो इन पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, नामुमकिन था। और धीरे धीरे हुआ क्या, वो जो छोटे युवा और उसकी बीवी थी उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना घर अलग बसा लिया। हालांकि घर छोड़ने के बाद भी इस छोटे युवा को और उसकी बीवी को अपने खानदान के, अपने परिवार के सारे बेसिक बेनिफिट मिल रहे थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन तो सेम ही है। और ये जो पेरेंट्स थे ना, वो अपने आप को उस युवा के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। उस युवा को तो इनकी बेसिक शर्तें भी मंजूर है और अपने रूल्स रेगुलेशन तो मंजूर है ही है, मींस उसके लिए दोनों एक्सेप्टेबल है ना, राइट? लेकिन वो अपने रूल्स को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया, क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। और कुछ ऐसा ही हमारे हार्ड फॉर्किंग और सॉफ्ट फॉर्किंग में है। अगर हम उस बड़े युवा की बीवी की बात करें तो उसने बहुत ही माइनर चेंज किए, उसने रूल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, जिसको उस पेरेंट्स ने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को अपग्रेड किया।
तो इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट फॉर्किंग। अगर किसी ब्लॉकचेन में किसी रूल्स में बहुत माइनर चेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट फॉर्किंग। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्ट फॉर्किंग इज सेगविट। जी हाँ, जब बिटकॉइन में सेगविट आया वो एक्चुअली सॉफ्ट फॉर्किंग था। क्यों? क्योंकि रूल्स में बहुत माइनर चेंज हुए। क्या चेंज हुआ था कि ब्लॉक में ट्रांजेक्शन के नंबर कैसे बढ़ाया जाए, कि ब्लॉक की साइज 1 MB है और जब सिग्नेचर्स भी होते हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस वो एकोमोडेट कर लेता है। चलो इस सिग्नेचर को यहां से हटाते हैं और उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा लेते हैं। तो ये बहुत छोटा माइनर चेंज था जिसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को अपग्रेड कर लिया। लेकिन उन्हीं माइनर्स में से बहुत सारे माइनर्स ऐसे भी थे जो इस टेम्पोररी सोल्यूशन से खुश नहीं थे। उनका मानना था सेगविट एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, ब्लॉक की साइज बढ़नी ही चाहिए। मीन्स वो पूरा मैकेनिज्म ही चेंज करना चाहते थे, प्रोटोकॉल ही चेंज करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे ब्लॉक की साइज बढ़ाई जाए। और उसी दौरान जुलाई 2017 में अगर आपको ध्यान होगा तो बिटकॉइन कैश का जनरेशन हुआ था, कैश की उत्पत्ति हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो जो ब्लॉकचेन बना उन सारे ब्लॉक की साइज 8 MB थी, वो अलग ही ब्लॉकचेन हो गया। अब 8 MB वालों को 1 MB तो एडजस्टेबल है, लेकिन 1 MB वाला माइनर्स 8 MB वाले प्रोटोकॉल को माइन नहीं कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। इसी कारण वो अलग ही चेन बनती चलेगी। यहां पर बिटकॉइन स्प्लिट हुआ। और सेम ऐसा ही कुछ बिटकॉइन गोल्ड जब आया था तब हुआ था, जब लोगों ने एसिक पर काम करना इनकार किया। उन्होंने कहा जीपीयू ही प्रेफर करूंगा मैं माइनिंग के लिए। सो बहुत सारे माइनर्स ऐसे थे जिन्होंने अलग मत रखते हुए बिटकॉइन गोल्ड जनरेट किया। ये दोनों चीजें क्या थी? हार्ड फॉर्किंग। क्यों? बड़े डिसीजन चेंज हो रहे थे, बड़े रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे थे जो इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं थे। सो सॉफ्ट फॉर्किंग एंड हार्ड फॉर्किंग मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हार्ड फॉर्किंग मींस जब कोई रूल्स में बड़े चेंजेस होते हैं, ब्लॉकचेन स्प्लिट होता है, तब जाके उसे बोलते हैं हम हार्ड फॉर्किंग। और आज के टाइम में हार्ड फॉर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आप वहां पर उसके रूल्स रेगुलेशन से बहुत खुश नहीं हो और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपके साथ हैं, सो आप उसी से कनेक्ट होते हुए आप अपना अलग ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्लॉकचेन सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ अपनी आईसीओ की लर्निंग शेयर करूंगा, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग, सिमिलर टू आईपीओ। सो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए हमारी ऑनगोइंग लर्निंग जर्नी। और हां, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। सो ब्लॉकचेन लर्निंग जर्नी में आज की जो मेरी लर्निंग है वो है आईसीओ के बारे में, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो कि ठीक आईपीओ की तरह है। आईपीओ सभी ने सुना होगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो है वो अपना फंड रेज करने के लिए, अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, अपने इन्वेस्टर को बढ़ाने के लिए आईपीओ रिलीज करती हैं, आईपीओ लॉन्च करती हैं, जिसमें वो सारे लोग जिनका उस कंपनी के प्रोडक्ट से जरा सा भी इंटरेस्ट है, फायदा है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कैसे? उस आईपीओ को खरीद कर। और जितना परसेंटेज वो आईपीओ खरीदते हैं ना, उतना परसेंटेज का उनका हक भी होता है। जी हां, वो एक हिसाब से कंपनी के उस परसेंटेज के मालिक भी होते हैं। ऐसा ही कुछ आईसीओ में भी होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। हालांकि आईपीओ की तरह इसमें आईसीओ में इन्वेस्ट करने वाला उसका हकदार नहीं होगा, शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। वो जो आईसीओ में इन्वेस्ट करेगा उसके बिहाफ पर उस पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को वो अवेल कर सकता है, ये उसके लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी फंड तो रेज हो ही रहा है, बिकॉज लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज पर कुछ बड़ा नया इनोवेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जो आईसीओ है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग टूल साबित हो सकता है, बशर्ते उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट में फ्यूचर की डिमांड दिखनी चाहिए, लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उनके व्हाइट पेपर में वो वैल्यू दिखनी चाहिए। टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपनी है जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ नया इनोवेशन कर रही है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को कंबाइन करके, और उसने क्या किया, एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, एक कम्युनिटी स्टार्ट कर दी जिसमें लोग कहीं ना कहीं अपनी ऑनगोइंग लर्निंग जर्नी शेयर कर रहे हैं। अब वो प्लान करिए कि पूरा ब्लॉकचेन सेटअप करने का, और उसको मालूम है उसके व्हाइट पेपर में बहुत दम है, मींस सभी लोग इसी प्रकार का एजुकेशन
विजुलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और अब इस कंपनी ने आईसीओ लॉन्च कर दिया, राइट। आईसीओ लॉन्च क्या, लेट्स टेक एग्जांपल 1 मिलियन टोकन उसने रिलीज किया, जिसमें 50% उसने अपने पास रखा और 50% मार्केट में रिलीज कर दिया। नाउ पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, फ्यूचर डिमांड है। और जब ज्यादा खरीदने लगते हैं ना, आज की तुलना में उस टोकन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतना ही है। और धीरे धीरे इस प्रकार आपके इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर टोकन के लिए डबल ट्रिपल प्राइस भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस प्रकार आपके लिए फंड रेज होता जा रहा है। इसमें आपका ही नहीं बल्कि आपके इन्वेस्टर का भी फायदा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनकी तो वैल्यू बढ़ ही रही है, उनके टोकन्स की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। वो पहले उसी टोकन की वैल्यू मान लीजिए $1 थी, धीरे धीरे जैसे ही डिमांड बढ़ती चली गई, लोगों ने इसके डबल ट्रिपल प्राइस देना स्टार्ट कर दिया, उस पर्टिकुलर टोकन की भी वैल्यू बढ़ रही है ना, तो उसी उतने ही टोकन में वो ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल कर सकता है। और साथ ही एंटरप्रेन्योर ने जो 50% टोकन को होल्ड करके रखा हुआ था अपने पास, उसकी वैल्यू भी तो उतने ही गुना बढ़ गई। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेगा पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम को सेट करने के लिए। तो ये उसके लिए हुआ ना बेहतरीन सिस्टम फंड रेज करने का। एक बात और, ये जो आईसीओ है वो बेसिकली ब्लॉकचेन के टोकन्स वाले लेयर पर काम करता है, कॉइन्स वाले लेयर पर भी काम करता है, लेकिन तब जब उसमें नए प्रोटोकॉल या रूल्स जुड़ते हैं। खासकर ये इनिशियल लेवल के लिए होता है जब हम टोकन रिलीज कर रहे होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आईसीओ. Further, I'll keep sharing the more knowledge and more learning experience with all of you. Keep watching us and stay tuned. Thank you.